स्वागत आप सभी का हमारी कक्षा में। और जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व में हम बात कर रहे थे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक की बात हमने की। रीतिकाल में जो प्रमुख जो धाराएं हैं उन पर हमने बात की, अन्य कवियों की बात की। और एक बात हमने समझी कि रीतिकाल का जो दृष्टिकोण था, जैसा शुक्ल जी के अगर शब्दों में कहा जाए कि वाग धारा बंधी हुई नालियों में बह रही थी। तो वाणी की जो धारा है, जिसे हम सरस्वती कहते हैं, ठीक है, शब्द जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो संकीर्ण दायरों में कैद होकर रह गया था। लेकिन हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, चीजें बदलती रहती हैं। और उसी क्रम में भारतीय जनजीवन में भी व्यापक बदलाव आया, भारतीय मनीषा में भी व्यापक बदलाव आया। और उस बदलाव के कारण एक नए साहित्य में भी एक नए काल का उद्भव हुआ, उदय हुआ। देखिए, आपको ये ज्ञात है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि जब समाज बदलता है, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के भूमिका में साहित्य की परिभाषा बताते हुए लिखा है। और उन्होंने कहा है कि जब जब समाज बदलता है तो साहित्य भी उसके साथ बदलता चला जाता है। ठीक है, तो समाज में परिवर्तन आया, उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। क्या मैंने बहुत सारे कारणों को खोज करके यहाँ पर रखने का प्रयास किया है आपके लिए, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है जो अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी देखिए, यहाँ पर अवधारणात्मक रूप से भी आधुनिक काल बड़ा समृद्ध है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ बहुत सारे आपको फैक्ट भी बहुत है। अब तक जितने आपने फैक्ट पढ़े हैं, संभवतः उतने ही फैक्ट आपको अब पढ़ने पड़ेंगे। तो पूरी तरह से समृद्धता का काल है आधुनिक काल। और यही कारण है कि आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला स्वर्ण युग तो आप जानते ही हैं, भक्ति काल को कहा जाता है। तो आज हम अपनी बात आधुनिक काल से शुरू करेंगे और सबसे पहले आधुनिक के अर्थ से शुरू करेंगे कि आधुनिक का अर्थ क्या है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपके पास हो तो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है या पूर्व पीछिका है, उसको बच्चन सिंह ने लिखा है। आप जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है उनके द्वारा संपादित है, उनके द्वारा सभी कुछ नहीं लिखा गया है, बहुत कुछ उनके द्वारा लिखा गया है, बहुत अलग अलग अध्यायों में, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने लिखा है। तो जहां पूर्व पीठिका है आधुनिक काल की, उसे बच्चन सिंह जी ने लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। और उन्होंने आधुनिक शब्द की व्याख्या बताई है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक शब्द दो अर्थों की सूचना देता है, एक तो है मध्यकाल से भिन्नता और दूसरा है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। मध्यकाल से भिन्नता, ये हम सब जानते ही हैं कि जब भी कोई काल नया हमारे सामने आता है तो वो अपनी उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां इतनी भिन्न होती हैं अपने से पूर्ववर्ती साहित्य से कि उसके लिए एक अलग नामकरण करना पड़ता है। ठीक है, शुक्ल जी की बात अगर करें तो उन्होंने ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की संख्या आदि के आधार पर उन्होंने अलग अलग कालखंड बनाए। यहां पर भी अगर हम देखें तो साहित्य की जो प्रवृत्ति है जब वो बदलने लगी है, वहां पर एक नए काल का उद्गम होता है, उद्भव होता है। मध्यकाल से भिन्नता है, जो काल अब आ रहा है यानी कि आधुनिक काल जो है वो अपने से पीछे वाले काल, चाहे वो भक्ति काल हो और चाहे रीति काल हो, दोनों ही मध्यकाल हैं। ठीक है, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो वो दोनों ही, जो भक्ति काल और रीति काल है, वो दोनों को ही मध्यकाल कहा जाता है। तो मध्यकाल से पर्याप्त भिन्नता यहां पर देखने को मिलती है और नया इहलौकिक दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। इहलौकिक का मतलब होता है इस लोक का, परलोक का नहीं, पारलौकिक नहीं। देखिए, भक्ति काल में जो दृष्टि थी मनुष्य की, वो पारलौकिक थी, आध्यात्मिक थी, दार्शनिक थी। लेकिन आप आगे जाते हैं, रीति काल में भी राधा और कृष्ण और नायक नायिका के रूप में ईश्वरीय अवतारों को नायक बनाने की जो परंपरा है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। और दूसरा कवि जो था वो कल्पना लोक में गोते लगा रहा था। तो आप ये देखते हैं कि मध्यकाल में जो दृष्टिकोण था वो इहलौकिक नहीं था, वो पारलौकिक दृष्टिकोण था। यहां पर आकर के जो दृष्टिकोण है वो इहलौकिक हो जाता है। इहलौकिक का मतलब है इस लोक का, मतलब मनुष्य केंद्र में आ जाता है। अगर हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें, उनकी एक पंक्ति मुझे याद रह गई और मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। हालांकि मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आप समझ जाएंगे वैसे भी। उन्होंने कहा कि आदिकाल में मनुष्य को देवता बना करके पूजा गया। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान है तो अतिशोक्तिपूर्ण, अतिरंजनात्मक वर्णन इतना कर दिया गया कि आदमी में ईश्वर की कल्पना होने लगी। फिर जब भक्ति काल आया तो
ईश्वर की अभिव्यंजना मनुष्य के रूप में की गई। पहले मनुष्य की कल्पना ईश्वर के रूप में की गई आदिकाल में, भक्ति काल में ईश्वर की अभिव्यंजना मनुष्य के रूप में की गई, रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों की अभिव्यंजना मनुष्य के रूप में हुई है, और आधुनिक काल में ईश्वर की कोई अभिव्यंजना नहीं हुई है। यहां केवल और केवल मनुष्य ही साहित्य के केंद्र में आ गया है। ठीक है, तो ये पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगी इस चीज को समझाने के लिए कि ये नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण क्या है। इससे पहले जो केंद्र था वो मनुष्य से दूर था, अब जो केंद्र है वो मनुष्य हो गया है। आधुनिक काल में आप जानते ही हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था, अंग्रेज भारत में स्थापित हो चुके थे, केंद्रीय सत्ता उन्होंने हस्तगत कर ली थी और पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया था। जो छोटे छोटे राजा और आपस में लड़ा करते थे और उन सब पर उन्होंने सबसे संधियां कर ली थी। और आप जानते ही हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट्स का जो सिद्धांत आया था, और लॉर्ड कैनिंग के समय में, और पहले डलहौजी के समय में, और फिर लॉर्ड कैनिंग के समय में जो 1857 की क्रांति हुई, वो सब आपने पढ़ा है। तो जब अंग्रेजों का समय था उस समय अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पुनर्जागरण से होकर के आए थे, तो पुनर्जागरण का प्रभाव उनके ऊपर था ही, और उसी पुनर्जागरण का प्रभाव हम पर भी पड़ा। दिनकर ने विशेष रूप से कहा है कि हिंदुस्तान में जो यूरोपीय जातियां रहती थी उनका प्रभाव भारत की जातियों पर पड़ा, और पुनर्जागरण हमें देखने को मिल रहा है, और आज भी हम उनसे प्रेरित होकर के पुनर्जागृत होते रहते हैं, ऐसा दिनकर ने कहा है। आधुनिक काल में धर्म, दर्शन, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में एक नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ, यह बात हो गई है। धर्म जो अब विकृति की ओर था, रसिक संप्रदाय आप जानते ही हैं, पाखंड बढ़ता जा रहा था, और हृदय की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, ईश्वर के प्रति जो स्वाभाविक श्रद्धा होनी चाहिए, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, वैसा न रह करके और दिखावाबाजी और पाखंड और उस तरह का कर्मकांड में धर्म फंसा हुआ था। दर्शन के क्षेत्र में यहां आप देखेंगे उपनिषदों को, वेदों को लौटा लाने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, या स्वामी विवेकानंद की बात करें, दयानंद सरस्वती की बात करें, तो वो उपनिषदों से, वेदांतों से, वेदों से बात उठाते हैं और वहां से अपने धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और धर्म में जितनी बुराइयां आ चुकी हैं उन सबको हटाने का प्रयास वहां पर होता है। साहित्य में सभी में एक नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ। साहित्य पहली बार मनुष्य के वृहत्तर सुख दुख के साथ जुड़ गया, वृहत्तर सुख दुख के साथ। अभी तक एक पंक्ति और मैंने कहीं पढ़ी कि रीतिकाल का जो साहित्य था वो राजपथ का साहित्य था, जनपथ का नहीं, जनपथ का नहीं, राजपथ का साहित्य था। ठीक है, मतलब राजा की दृष्टि से देखा जा रहा था पूरे साहित्य को, जनता की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था, यह जनता की तरफ उस साहित्य में ध्यान ही नहीं था। तो राजपथ का समय खत्म हो चुका था, आप जानते हैं सामंतशाही खत्म हो चुकी थी, जो अंग्रेज थे उन्होंने सबको उनकी असलियत पता मतलब बता दी थी कि क्योंकि वो हार चुके थे और अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे अंग्रेजों के प्रति। तो आप देखें कि सामंतशाही का जो प्रभाव था वो समाप्त हो चुका था, और यही कारण था कि जो जो रीतिकालीन जो आश्रयदाता थे वो सब समाप्त हो गए। कवि जो थे, कवियों के लिए आश्रयदाताओं के पास रह करके और अपनी कला कौशल को व्यक्त करने की बड़ी सुविधा हुआ करती थी, वो अब सुविधा उनसे छिन चुकी थी। अंग्रेज अब नए राजा बन चुके थे, और अब जो अंग्रेज थे उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रश्रय किसी कवि को दिया नहीं था। तो आप जानते ही हैं ये तो आजीविका के लिए लिखा गया था, और ऐसा भी मेरे एक साथी हैं, मेरे एक मित्र हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये रोजी रोटी का साहित्य था, जो रीतिकाल का साहित्य था रोजी रोटी का साहित्य था। तो रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए राजाओं की स्तुति किया करते थे, उनका मनोरंजन किया करते थे। अब राजा ही नहीं रहे, राजा ही जो है उनका राज्यत्व छिन गया था, तो फिर वो क्या खा करके किसी से अपनी गुलामी करवाते। तो इसीलिए अब धीरे धीरे जो सामंतशाही थी वो समाप्त हो रही थी, और अंग्रेजों के प्रभाव से एक नई व्यवस्था यहाँ पर लागू हो रही थी। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से भारत में बुद्धिवाद को बल मिला, तार्किकता बढ़ी, क्योंकि अंग्रेजी जो शासन था वो तार्किक था, और अंग्रेज जो थे वो अपने शासन को चलाने के लिए नवीन जो बौद्धिक विचारधाराएं हैं उनका सहारा लेते थे। विशेष रूप से वो भौतिकवादी थे, और हमारा जो जीवन दर्शन था, भारत का जो जीवन दर्शन था वो आध्यात्मिक था। तो आध्यात्म को छोड़ करके वो भौतिकतावाद से जब परिचय हुआ भारत की मनीषा का, भारत के बुद्धिजीवियों का, तो उनके बुद्धिवाद को भी बल मिला, और श्रृंगारिकता की खुमारी कम होने लगी। श्रृंगार का जो महत्व था वो धीरे धीरे घटने लगा। 1857 की क्रांति से पहले और बाद में अधिकांश भारतीय रियासतों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, सामंतशाही समाप्त हो गई, ये बात हो चुकी है।
नवीन आर्थिक नीतियों से नवीन पूंजीवादी वर्ग स्थापित हुआ। सामंतों को समाप्त कर दिया गया, नए जमींदार पैदा किए गए अंग्रेजों के द्वारा। कालांतर में ये जमींदार और प्रभावशाली हो गए और अंग्रेजों को अनेक अनेक व्यापारिक नीतियों को बदलने के लिए भी वो मजबूर करने लगे। लेकिन शुरुआत में उनको इसलिए पैदा किया गया, इसलिए उनको उठाया गया ताकि वो जनता से लगान इकट्ठा कर सकें और अंग्रेजों तक पहुंचा सकें। ठीक है, ये आपने लगान फिल्म देखी होगी, उसमें जिस तरह से जो प्रथा है लगान की वो शोषण के लिए उस तरह की समाज में व्याप्त होने लगी थी। तो नए आर्थिक संबंध निर्मित हो रहे थे, पूंजीवादी वर्ग की स्थापना हो रही थी। अगर हम आप गोदान पढ़ेंगे तो वहां पर आप पूंजीवादी जो वर्ग है उसके जो राय बहादुर हैं और जो मिल मालिक हैं, उनका नाम क्या है, मिल मालिक का कुछ ध्यान है? चलिए, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो देखेंगे। तो इस तरह से एक नए पूंजीवादी वर्ग की स्थापना हो रही थी। भारत का जो पारंपरिक आर्थिक ढांचा था या कुटीर उद्योग थे वो समाप्त कर दिए गए थे। देखिए, यहां एक बात ध्यान रखने की है कि जब मुस्लिम भारत में आए या जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो उन्होंने भारत के जो ग्राम व्यवस्था थी उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया था। ठीक है, भारत की जो ग्राम व्यवस्था थी वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। जो नगरीय जो प्रजा थी वो प्रभावित होती थी, राजा बदलते थे, लेकिन गांव जो थे वो दूर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, वो उतना प्रभावित नहीं होते थे। हालांकि उनसे लगान और कर वगैरह सब लिए जाते थे उस तरह से, लेकिन फिर भी जो वहां के कुटीर उद्योगों को समाप्त करने की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय गांवों पर भी आक्रमण किया एक तरह से, क्योंकि उनके कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, कच्चा माल को लेकर के और विदेशों में भेजा जाने लगा, वहां से तैयार माल भारत में बिक्री के लिए आने लगा, तो भारत का जो कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो गया। तो भारतीय जो ग्राम थे, भारतीय जो ग्रामीण जनता थी, वो भी राष्ट्रीय चिंता से जुड़ गई। अभी तक वो राष्ट्रीय चिंता से नहीं जुड़ी हुई थी, उनके उनके लिए अपनी जो समस्या थी वो भोजन उत्पन्न करने की समस्या थी। लेकिन अब ये समस्या एक बड़े व्यापक स्तर पर या व्यापक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से अब जुड़ गई थी। तो इसीलिए भारत की जनता भी भारत की जो ग्रामीण जनता थी वो भी अब धीरे धीरे जागृत होने लगी। अंग्रेजों ने केंद्रीय सत्ता के रूप में पहली बार समग्र भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, यह बात आप सब जानते ही हैं। इससे पहले कोई भी केंद्रीय सत्ता पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाई थी। तो एक जो नक्शा था भारत का नक्शा जो था वो दिमाग में स्पष्ट हुआ कि ये जो नक्शा है ये भारत का स्वरूप है जहां तक ये अंग्रेज फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये नक्शा जो था ना, इससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या था कि जो राजस्थान है वहीं तक वो दिमाग लगा रहे थे कि ये हमारा राज्य है या हमारा राष्ट्र है। उससे पहले जो छोटे छोटे जो राजघराने थे या रजवाड़े थे वहां तक राष्ट्रीयता का भाव व्याप्त था। लेकिन जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और जब कश्मीर के व्यक्ति की समस्या कन्याकुमारी के व्यक्ति की समस्या से जुड़ गई, तो स्पष्ट हुआ कि भारत है क्या, हिंदुस्तान का कंसेप्ट क्या है, वो लोगों को समझ में आने लगा और इससे राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न हुआ। इससे पहले तो अगर दूसरे पर आक्रमण हो रहा था तो समझते थे कि ये उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। चलिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार हुआ, ये बात आप जानते ही हैं। मैकाले, लॉर्ड मैकाले का विशेष रूप से योगदान है इसमें कि वो भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा इसलिए देना चाहते थे ताकि भारत के लोग उनके लिए बाबूगिरी करें और उनके लिए कागज पत्तर पीटें। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का जो परोक्ष रूप से एक लाभ हुआ वो ये हुआ कि भारत के जो बुद्धिजीवी थे, भारत के जो शिक्षित वर्ग था, वो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करके विभिन्न पूरे विश्व भर का उन्होंने साहित्य पढ़ा, वहाँ का इतिहास पढ़ा, वहाँ की संस्कृतियों के बारे में जानकारी ली और उन्होंने ये महसूस किया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी उच्च है और वो कितनी गौरवशाली है। तो एक तरह से अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव आया और जहाँ कुछ कमियां हैं अपनी संस्कृति में, अंग्रेजी शिक्षा के सानिध्य से उनको ये अनुभव हुआ कि हमारी संस्कृति में जो कमियां हैं, रूढ़ियां हैं या कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको किस प्रकार से हमें दूर करना चाहिए। तो वो एक जागरूकता का भाव भी आया। अंग्रेजी के समृद्ध साहित्य से संपर्क हुआ तो बुद्धिजीवियों के विचारों को बल मिला। नया बौद्धिक वर्ग जो था वो भारत के जनजीवन की दुर्दशा पर भी चिंतन करने लगा। भारत के जनजीवन की जो दुर्दशा थी उस पर भी चिंतन करने लगा कि किस तरह से समाज में जो तमाम तरह की रूढ़ियां आप जानते हैं, यहाँ उन सबका उल्लेख करना उचित नहीं है। समाज में, भारत के समाज में जो समस्याएं पहले थी उनमें से बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं। तो आप आसपास देखेंगे तो वो समस्याएं आज भी दिखाई दे जाएंगी। सती प्रथा जैसी, विधवा विवाह जैसी समस्याएं अब कम हैं, लेकिन हैं फिर भी। चलिए, इस दौरान आप जानते हैं कि
यूरोप में क्योंकि पुनर्जागरण हो चुका था, भारत में पुनर्जागरण का दौर आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे समाज उपस्थित हुए हमारे बीच में। नाम देखिए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब का नाम आपने सुना है। कोई बता सकता है ब्रह्म समाज के व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। आर्य राजा समाज, राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी स्वामी दयानंद विवेकानंद। स्वामी सरस्वती, दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। महात्मा गोविंद नहीं है क्या इसमें? महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज में। सर ये तो अध्यक्ष थे, स्थापना अच्छा सर आत्माराम अच्छा, बाद में पांडुरंग था, ने ये की थी। बाद में चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाद में मैंने, आए थे हाँ उनके हाँ ठीक, पद सही बात है, आत्माराम पांडुरंग का नाम भी आता है और महादेव गोविंद रानाडे का नाम भी आता है। हमें उसमें सामाजिक रूप से और इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल इनके प्रभाव को समझना है कि इनका प्रभाव साहित्य पर कैसे पड़ा, समाज पर पड़ा पहले तो, और फिर साहित्य पर। रामकृष्ण मिशन में आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी में वो मैडम ब्लोवात्स्की और कर्नल अलकाट थे, और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट भारत में आई और उन्होंने भारत में समाज सुधार का काम किया। तो धर्म और समाज, इन दोनों में सुधार लाने के प्रयास शुरू हो गए। ठीक है, भक्ति काल में जैसे कबीर ने, तुलसी ने, इन्होंने समाज को खंडित होने से बचाने के लिए, संस्कृति को सुधारने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास किए, ऐसा कहा जा सकता है कि इन सभी संस्थाओं के माध्यम से एक एक नवीन दृष्टिकोण भारत की जो बुद्धिजीवी वर्ग था या साहित्यकार थे उनके मन में पैदा हुआ। और हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनकी रचनाओं में भी उसी प्रकार का एक सांस्कृतिक जो सजगता लाने का प्रयास है वो हम देखते हैं। जैसा हम भक्ति काल में देखते हैं तुलसी और कबीर के पास, ऐसा ही इन जो आधुनिक साहित्यकार हुए उनके पास भी हम ऐसा ही प्रयास करते हुए उनको देखते हैं। भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए इन्होंने प्रयास किया। ये बार बार आ रहा है नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो आप समझ लीजिए यही है आधुनिकता और कुछ नहीं है। भारतीय ज्ञान जो केवल अध्यात्म से अब तक संबंधित था, अंग्रेजी शिक्षा के कारण उसका परिचय विज्ञान से हुआ। फिर से विज्ञान शब्द आ गया है। राजा मोहन राय ने लिखा कि नवीन भारत के एक हाथ में उपनिषदों का गूढ़ सत्य होना चाहिए और दूसरे हाथ में विज्ञान की मशाल होनी चाहिए। मतलब धर्म, लेकिन धर्म कौन सा? वो तथाकथित धर्म नहीं जो अब विकृत हो रहा था, जो तीर्थाटनों में विश्वास करता था या जो आडंबरों में विश्वास करता था, जो कर्मकांडों में विश्वास करता था, वो धर्म नहीं। वो धर्म जो उपनिषदों के गूढ़ रहस्य से संबंधित था, या जो शंकराचार्य जिस आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात कर रहे थे, जो अद्वैतवाद की वो बात कर रहे थे शंकराचार्य। और फिर आप जानते ही हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है वो भी उसी आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात करते हैं। और जो वैदिक, यदि हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो वो तो कहते हैं स्पष्ट रूप से वेदों की ओर लौटो। तो जो वैदिक संस्कृति थी हमारी भारत की, जो वैदिक वैदिक धर्म था या सनातन धर्म था, उसको लौटा लाने का और उसके सात्विक पक्ष को फिर से पुनर्जागरण करने का प्रयास इस काल में हुआ। और विज्ञान के माध्यम से वो सारी जो वेदों की बातें हैं, वेदों में जो लिखी हुई बातें, उनको सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि वो सब सही हैं और उन्हें उसी रूप में अपनाना चाहिए। और जो पीछे जो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है उसको उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। तो एक तरह से तो हम ये देखते हैं कि वो भारतीय जो संस्कृति का जो प्राचीन तत्व था उसको सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन जो बाद में जो कुछ बुराइयां आ गई थी उसका वो मूल्यांकन करके उनको हटाना भी चाह रहे थे। साथ ही ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो हिंदू धर्म पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे धर्म का। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हो पाए अपने उद्देश्य में और भारत की बहुत सारी जनता इनके प्रभाव में नहीं आई। लेकिन इससे स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों को, व्यक्तित्वों को, मनीषियों को बड़ा बल मिला कि किसी तरह से जो हिंदू धर्म है उसके ऐसे स्वरूप को सामने लाया जाए ताकि जो यहाँ का जो व्यक्ति है, भारत का जो एक धर्मपरायण व्यक्ति है, वो अपने धर्म को नहीं बदले। तो धर्म को बचाने के लिए भी बड़े प्रयास किए गए। तो जो सांस्कृतिक संकट भक्ति काल में हम देखते हैं मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था, वैसा ही एक सांस्कृतिक संकट आधुनिक काल में भी हम आधुनिक काल के शुरुआती दौर में देखते हैं अंग्रेजी संस्कृति के प्रभाव से। अगर हम बच्चन सिंह जी के जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें बात करें तो बच्चन सिंह कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृति हमारे देश का उतना कुछ नुकसान ज्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुस्लिम संस्कृति से जुड़े हुए लोग क्योंकि खानाबदोश थे, उनकी संस्कृति उतनी उच्च नहीं थी, या उसका जो स्वरूप था, उसकी जो ढांचा था वो भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता था।
किसी रूप में, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं डाल पाई, बल्कि खुद उससे प्रभावित हुई। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की जो संस्कृति थी उसका बिल्कुल आदर्श अलग था। वो भौतिकवादी संस्कृति से आए थे, उनके पास अध्यात्म का उतना बड़ा पक्ष नहीं था। इसीलिए भारत की जो अंग्रेजों की संस्कृति थी, उन्होंने भारत की संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, और उसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं हमारे ऊपर भी बहुत सारा। और बड़ी चिंताएं लोग व्यक्त करते हैं, आपके व्हाट्सएप में भी रोज आती होंगी कि हिंदू धर्म को बचाओ किसी तरीके से। ठीक है, तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू धर्म पर जो आक्रमण किया, उससे भारतीय जनमानस में रोष भी था। बहुत सारे कारण हैं आधुनिक काल के उत्पन्न होने के, वही कारण आपको समझाए जा रहे हैं। अंग्रेजी शासन की विद्रूपता जो थी, अंग्रेजी शासन था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को एक समान समझते हुए दोनों पर ही समान जो संकट था वो उपस्थित हुआ। हिंदुओं पर भी संकट उपस्थित हुआ, मुस्लिमों पर भी संकट उपस्थित हुआ। मुस्लिमों पर ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि वो तो राज सत्ता में थे, उनके सत्ता को उनको तो पदच्युत कर दिया गया, बिल्कुल अपदस्थ कर दिया गया। और किसी एक विद्वान की बात मुझे याद आती है, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेज थे वो तराजू लेकर के आए और सिंहासन पर बैठ गए। ठीक है, तो वो तराजू लेकर के आए थे, लेकिन सिंहासन पर किसके बैठे? किसके सिंहासन पर? वो मुस्लिम जो मुगल शासन था उसके सिंहासन पर बैठ गए। तो उनके साथ तो और भी बड़ा संकट उपस्थित हुआ। तो दोनों ही, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही समान रूप से प्रभावित थे। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का वातावरण तैयार हुआ, हिंदू और मुस्लिम मिलकर के संघर्ष करने लगे। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने पहली जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसे बाद में केवल एक सैनिक आंदोलन कहा गया, लेकिन वो एक भारतीय जनमानस का आंदोलन था, और उसमें हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर के साथ लड़े थे। और आगे भी हम देखते हैं बहुत सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन चला 1947 तक, उसमें भी बड़े मुस्लिम और हिंदू जो लोग थे वो मिलकर के धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़े। लेकिन अंग्रेजों की जो नीतियां थी बांटो और राज करो की, धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आने लगी, और उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं करना शुरू किया, जैसे फारसी और उर्दू भाषा पर ज्यादा बल देना शुरू किया। उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों में थोड़ा सा कहीं तनाव आया, और उसी तनाव का फायदा बाद में भारत के विभाजन के रूप में हमें देखने को मिलता है, उन्होंने उठाया अंग्रेजों ने। यातायात के साधनों का विकास हो चुका था, दूरियां कम हो गई थी, जिससे राष्ट्रीयता का भाव दूर दूर तक विकसित हो गया था। प्रेस और छापे खाने की व्यवस्था स्थापना हो गई थी। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा आविष्कार, सदी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है इसे, प्रेस या छापे खाने की स्थापना को। छापे खाने की स्थापना हो जाने से जो विचार है वो बहुत तेजी से दूर दूर तक फैलने लगा। देखिए, अब व्हाट्सएप के आने से पहले और फेसबुक से आने से पहले लोग इतना राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे, अखबार बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, और समाचार पत्र कहें या टीवी बहुत लोग नहीं देखा करते थे। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक ने जो कंटेंट पहुंचाया वो केवल लिखित रूप में नहीं पहुंचाया, वो मौखिक और दृश्य रूप में भी पहुंचाया। इस वजह से आज देख रहे हैं आप, घर घर में एक राजनीतिज्ञ बैठा है, घर घर में नेताजी तैयार हो रहे हैं, घर घर में लोग राजनीतिक विषयों पर बहस कर रहे हैं। पिताजी पक्ष में हैं तो पुत्र जी विपक्ष में हैं, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो जब भी छापने की व्यवस्था शुरू हुई प्रेस में सबसे पहले, तब वहां से जागरूकता की शुरुआत हुई थी। इसीलिए मैंने लिखा है कि देश में जन जागृति की लहर दौड़ गई थी उक्त सभी परिस्थितियों के कारण। अब ये सारी परिस्थितियां थी, किसी एक परिस्थिति के कारण नहीं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के सम्मिलित रूप से रीतिकालीन जो मनोवृत्ति थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, समाप्त हो रही थी, अवसान पर थी, उतर रही थी, पतन हो रहा था रीतिकालीन मनोवृत्ति का। लेकिन कोई भी बीमारी जो है वो जाते जाते ही जाती है। किसी शायद बाबू गुलाब राय ने एक जगह लिखा है कि जब ट्रेन का ब्रेक लगता है तो वो घिसटते हुए भी 1-2 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ जब रीतिकाल पर ब्रेक लगा। तो ऐसा नहीं है कि रीतिकाल उसी समय 1900 संवत पर आकर के समाप्त हो गया, उसके बाद भी 50-60 साल तक उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता रहा। अगर हम बात करें द्विवेदी काल तक की रचनाओं में भी रीतिकालीन तत्व हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन छायावाद में आकर के पूरी तरह समाप्त हो गया। तो रीतिकालीन मनोवृत्ति का अवसान हो रहा था, साहित्य में धीरे धीरे आधुनिक काल का उदय हो रहा था। ये सारी तमाम परिस्थितियां ऐसी बनी, तमाम कारण जो मैंने आपसे चर्चा की। अब यहाँ कुछ और चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कभी भी जब हम आधुनिक काल की बात शुरू करते हैं। तो नवीन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक और परंपरागत ब्रज भाषा के स्थान पर धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास हो रहा था। धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास हो रहा था, एकदम से रातों रात खड़ी बोली
जैसे नोटबंदी हुई, ऐसे नोटबंदी की तरह खड़ी बोली का विकास एकदम से उत्पन्न नहीं हो गई। खड़ी बोली का धीरे धीरे विकास हुआ, ब्रज भाषा चलती रही। विशेष रूप से भारतेंदु काल जो है उसमें कविता जो थी वो ब्रज भाषा में ही होती रही। लेकिन भारतेंदु काल में चूंकि गद्य उत्पन्न हुआ, और गद्य बिल्कुल नया था, उससे पहले गद्य था नहीं, तो उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जो गद्य था भारतेंदु काल का उसमें होने लगा था। सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में हुआ। भारतेंदु काल में गद्य में पूरा गद्य में ही लिखा गया है। और उसके बाद जो कविता है वो उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़े। खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को बड़े प्रयास करने पड़े अपने सरस्वती के माध्यम से। अयोध्या प्रसाद खत्री को प्रयास करना पड़ा, गौरीदत्त द्विवेदी को, और बहुत सारे नाम आप पढ़ेंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम पढ़ेंगे। तो ये 5-7-10 विद्वान ऐसे हुए भारत में, मदन मोहन मालवीय हुए, उन्होंने बहुत प्रयास करके जो खड़ी बोली थी उसको स्थान दिलाने का प्रयास किया। और साहित्य में, विशेष रूप से कविता में, अब तक भारतेंदु काल में ब्रज भाषा में ही कविता होती रही, क्योंकि रीतिकाल का प्रभाव जो है वो बहुत जल्दी समाप्त नहीं हुआ। और बाबू गुलाब राय एक बात कहते हैं कि जो कविता है उसमें जो रूढ़ स्वभाव है या रूढ़ व्यवहार है वो ज्यादा दूर तक चलता है, गद्य में रूढ़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो ये जो रूढ़ी थी पीछे से ब्रज भाषा की जो परंपरा थी, रूढ़ी का मतलब परंपरा, तो कविता में परंपरा ज्यादा दिन तक चलती है, गद्य में ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, ऐसा उनका कहना था। इसीलिए कविता में ब्रज भाषा जो थी वो भारतेंदु काल में हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन गद्य में, चूंकि गद्य बिल्कुल नया था, इससे पहले गद्य लिखा ही नहीं गया, और लिखा गया तो कहीं थोड़ी थोड़ी सी बात होगी, 5-7 रचनाओं के बारे में बात होगी, ज्यादा नहीं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भी हैं कि सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना जो हुई वो था गद्य का आविर्भाव। तो क्योंकि गद्य बिल्कुल नया था इसीलिए यहाँ खड़ी बोली को अपनाने में कोई संकट नहीं था। और खड़ी बोली जो थी विशेष रूप से जो केंद्रीय भाग था भारत का, उसकी आम बोलचाल की भाषा थी ही, तो उसको अपनाने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। एक और बात भी है कि जो कविता है, आप जानते ही हैं कि जो रीति काल में जो भाषा थी कविता की वो ब्रज भाषा थी, और ब्रज भाषा जो है वो बड़ी कोमल है, ठीक है। और क्रांतिकारी विचारों के लिए ऐसी कोमल भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसी कोमल भाषा की जरूरत नहीं थी, उसके लिए एक दमदार भाषा की जरूरत थी, एक कठोर भाषा की जरूरत थी, जिसमें व्यक्ति अपने मनोभावों को बहुत मजबूती से, कठोरता से रख पाए। तो इसीलिए ब्रज भाषा के स्थान पर बाद में खड़ी बोली का बोलबाला हुआ। एक और भी बात है कि ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यूं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको पता होना चाहिए, आप क्योंकि एज ए कॉलेज स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि इससे पहले कविता ही क्यों रही, गद्य क्यों नहीं हुआ। आप में से कोई बता सकता है कि कविता ही क्यों रही और गद्य हुआ ही नहीं पूरा रीतिकाल तक? चलिए कोई बात नहीं। सर पहले याद करने की पद्धति ज्यादा थी, कंठस्थ रखने वाली जो परंपरा चली वाह आ रही वाह, थी बहुत बढ़िया, संस्कृत में था। बहुत बढ़िया। देखिए साथ में याद रखा पहले जो जाता था वो लंबे स्मरण रखना पड़ता था हर चीज को रीतिकाल तक, क्योंकि प्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। आविष्कार हो चुका था मान लीजिए, तब भारत में उतनी सुलभता नहीं थी, तो उस वजह से स्मरण रखना पड़ता था, और कविता को स्मरण करना आसान होता है, तो रीतिकाल तक तो कविता चली। लेकिन जैसे ही प्रेस आया तो स्मरण करने की जो समस्या थी, चिंता थी, उससे मुक्ति हुई और फिर गद्य आया। दूसरा कारण इसका है कि जब कविता जो है वो भाव की चीज है, या भाव जो है वो कविता की चीज है, लेकिन विचार जो है वो कविता में बहुत आसानी से व्यक्त नहीं हो सकते हैं। तो वैचारिक रूप से जब अपनी बात को व्यक्त करना होता है तो गद्य का शिल्प अपनाना पड़ता है, कविता से काम चलता नहीं है। तो जब विचारों के आधार पर समृद्ध हुआ भारतीय समाज या भारतीय जनमानस या बुद्धिजीवी जो वर्ग था, यहाँ का साहित्यकार वर्ग था, उनके पास नए विचार आए, आधुनिक विचार आए, तो उन विचारों को, वो बड़े संश्लिष्ट और जटिल विचार थे, उनको व्यक्त करने के लिए एक ऐसे शिल्प की जरूरत थी जिसमें लय, छंद, तुक आदि का ध्यान न रखते हुए सीधे अपनी बात कहनी हो। तो वो गद्य में प्राप्त हुआ, और ये कारण रहा कि इस काल में गद्य का आविर्भाव हुआ, और इस काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। चलिए, आचार्य शुक्ल की 2 बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो ये हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है।
सबसे प्रधान साहित्यिक घटना यह है कि गद्य का आविर्भाव हुआ। गद्य में भी तमाम तरह के जो विधाएं थी वो अब दिखाई दी। उससे पहले आप देखेंगे कि इतनी विधाएं नहीं दिखाई देती हैं, है ना। सबसे पहले पत्र पत्रिकाएं, नाटक, शुरुआत तो नाटक से होती है और फिर पत्र पत्रिकाएं हैं और संस्मरण, रेखा चित्र, बाद में जाकर के कविता, माफ कीजिए, कहानी और उपन्यास और रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत आदि भी हम देखने को मिलता है। तो गद्य का आविर्भाव को शुक्ल जी ने सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कहा है। और अगर आप ध्यान दें तो वो रीतिकाल के बाद पहले गद्य की बात करते हैं और उसके बाद वो काव्य पर आते हैं। ठीक है, हम थोड़ा उल्टी बात करेंगे। हम पहले पद्य की बात करेंगे क्योंकि हम कविता में चलते आ रहे हैं और उसके बाद हम गद्य की बात करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने एक काल में कविता और गद्य दोनों को डाल दिया है, लेकिन हम पहले कविता की बात करेंगे, बाद में हम गद्य की बात करेंगे, क्योंकि हम कविता की बात करते आ रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने इस काल में गद्य की प्रधानता को देख करके ही इसे गद्य काल कहा है, ये बात आप जानते ही हैं। आधुनिक काल के कुछ उपविभाग हैं, ये मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी आप में से इससे परिचित हैं, क्योंकि शुक्ल जी की अगर आपने किताब देखी है या डॉक्टर नगेंद्र की किताब देखी है तो ये वही उपविभाग हैं। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। शुक्ल जी ने जो गद्य काल है, जैसे आधुनिक काल कह रहे हैं वो, या गद्य काल कह रहे हैं, उसे दो भागों में बांटा है, गद्य खंड और पद्य खंड। ठीक है, मतलब गद्य और कविता में जो गद्य खंड है उसमें भी सबसे पहले उन्होंने आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, इस पर प्रकाश डाला है पहले एक अध्याय में। उसके बाद उन्होंने गद्य खंड को मुख्यतः 3 उत्थानों में बांटा है, मतलब 4 बिंदु हैं उनके गद्य खंड के। पहला तो यह है कि आधुनिक काल से पूर्व गद्य की क्या अवस्था थी, एक अध्याय तो यह है जिसमें वो बताते हैं कि आधुनिक काल से पहले कहां से गद्य की परंपरा शुरू होती है। जो थोड़ा बहुत गद्य पूरा मिलता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसकी चर्चा वो करते हैं। उसके बाद वो पहला संवत लेते हैं 1925 से लेकर के 1950, लगभग 1868 से लेकर के, और मैं समझता हूं 1893 ईस्वी। ठीक है, यही होगा ना, यही होगा। तो 1868 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक का जो समय है वो उसे कहते हैं आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, मतलब शुरुआत होती है आधुनिक गद्य साहित्य की, और उसे वो प्रथम उत्थान कहते हैं, पहला उत्थान। फिर गद्य साहित्य का प्रसार की बात करते हैं, उसे द्वितीय उत्थान कहते हैं। गद्य साहित्य की वर्तमान गति कहते हैं और तृतीय उत्थान कहते हैं। आप जानते ही हैं कि लगभग 1984 संवत तक की बात उन्होंने कही है, तो जो अंतिम जो तृतीय उत्थान है उसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और शुक्ल जी ने बड़े अपनी जो भूमिका लिखी है उसमें उन्होंने कहा भी है कि अपने जो समकालीन रचनाकार हैं उनके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी करना बड़े खतरे का काम है, इसलिए मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो पीछे तो वो कहते आए हैं कि बड़ा उबाऊ वातावरण बन जाता है कई बार, या खेलवाड़ कर जाते हैं कई बार, ऐसी ऐसी उन्होंने बड़ी टिप्पणियां की हैं। लेकिन इस काल में आकर के वो थोड़ा सा जी लगा के बात की है उन्होंने, पंत जी, निराला जी, महादेवी जी, ऐसे लगा के बात की है। तो उससे पता चलता है कि अपने काल के जो कवि हैं उनके बारे में उनकी जो मन स्थिति ऐसी थी कि किसी कहीं विवाद ना हो, तो उन्होंने ज्यादा चर्चा की नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आधुनिक काल जो है वो डॉक्टर शुक्ल जी में से पढ़ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पढ़ना कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। चलिए, तो ये तो गद्य खंड था। अब पद्य खंड की बात करते हैं। पद्य खंड को उन्होंने पहले तो पुरानी और नई काव्य धारा में वर्गीकृत किया है, और फिर नई काव्य धारा को भी 3 वर्गों में बांटा है। देखिए, पहले तो पुरानी और नई, और फिर नई में 3 वर्ग उन्होंने किए हैं, नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान और नई धारा तृतीय उत्थान। इसमें पुरानी जो धारा है जिसे वो संक्रमण काल या संक्रांति काल कहते हैं, उसे 1900 से 1925 नहीं कहा उन्होंने, 1900 से, क्योंकि ये इस दौरान भी और इस दौरान भी कुछ रचनाएं यहां पर भी पुरानी धारा की मिल जाती हैं, इसीलिए वो 1900 से कह करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहां पर भारतेंदु काल में या प्रथम उत्थान में और द्विवेदी काल में यानी द्वितीय उत्थान में भी ऐसी रचनाएं मिल जाती हैं जो पुरानी धारा की रचनाएं हैं, जिनमें रीतिकालीन प्रभाव, रीतिकालीन श्रृंगारिक मानसिकता और ब्रजभाषिक जो लावण्य है कविता का वो हमें दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको उन्होंने से करके छोड़ दिया है। लेकिन इस काल को वो संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में
जो भाषा के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, विषय वस्तु के स्तर पर कविता संक्रमित होती है। कविता एक दूसरे में घुल जाती है, या साहित्य जो है एक दूसरे में घुल जाता है। नई नई जो प्रवृत्तियां हैं पुरानी प्रवृत्तियों से मिली जुली प्रतीत होती हैं। अभी कविता का चेहरा जो है या साहित्य का जो चेहरा है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उसको संक्रमण काल कहते हैं। और 25-25 साल का बड़ा अच्छा सा अंतर इन्होंने स्थापित कर दिया है। 1900 से 1925 संवत, जैसे 1843 से 1868 ईस्वी तक का जो समय बताते हैं वो संक्रमण काल या संक्रांति काल कहते हैं। और 1868 जहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा नाम की पत्रिका की प्रकाशन किया, वहां से ये प्रथम उत्थान का आरंभ मानते हैं, और यहीं से वास्तव में भारतेंदु काल का आरंभ भी माना जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसका जो आरंभ है वो 1857 की क्रांति से मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब हम डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास पर चलेंगे। विशेष रूप से 2 ही इतिहास पढ़े जाते हैं और यहां से बातें स्पष्ट हो जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया है। वो 5 वर्ग कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है भारतेंदु काल, जिसे ये पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल, आपने जब हम अभी बात कर रहे थे आधुनिक काल का उदय कैसे हुआ, तो वहां यही मैं बार बार इस बात को उल्लेख कर रहा था कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ अंग्रेजों के प्रभाव से, भारत में भी वैसी ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जो सामाजिक सुधारक थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो केशव चंद्र सेन हों, चाहे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर हों, ये अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के आए थे, और भारत में भी एक जो समाज में बुराइयां थी उन सबको समाप्त करके, और धर्म में जितनी बुराइयां स्थापित हो गई थी उन सबको समाप्त करके, ये भारत की जो संस्कृति है उसके श्रेष्ठतम स्वरूप को उभारना चाह रहे थे। और यही पुनर्जागरण है असल में। तो चलिए, थोड़ा सा व्यवधान हुआ था हमारी कक्षा में, और अब वो व्यवधान दूर हो चुका है, तो हम फिर से अपनी बात शुरू करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया है। हम पुनर्जागरण की बात कर रहे थे, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि अनेक जो हमारे समाज सुधारक रहे वो असल में जगाना चाह रहे थे भारत की जनता को, जो वैचारिक रूप से सोई हुई थी, बौद्धिक रूप से सोई हुई थी, और अपनी जो क्षमता थी, अपनी जीवंतता थी, अपनी जो ऊर्जा थी, उसके बारे में भूल चुकी थी या उसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, तो उनको जगाने का काम किया। हमारी भारतीय संस्कृति का जो परचम लहरा के आए स्वामी विवेकानंद जी विदेश में जाकर के, वो भी पुनर्जागरण का ही एक हिस्सा था। तो भारतेंदु काल जो है उसमें विशेष रूप से भारत की जो जनता थी उसको जागृत करने का प्रयास किया गया था, और अपनी दशा को देखने और उसमें परिवर्तन लाने, अपनी जो समस्याएं हैं, समाज की जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उनको आप स्वयं ही सुलझाने, इस तरह का प्रयास वहाँ किया गया। तो उसके बाद जो द्विवेदी काल है उसको इन्होंने 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना है, जिसे ये जागरण सुधार काल कहते हैं। यहाँ पर जनता को जगाने का कार्य किया जा रहा था, साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास भी द्विवेदी काल में किया गया। अब वो सुधार समाज के स्तर पर भी था, कला के स्तर पर भी था, भाषा के स्तर पर भी था। माइक बंद कर दीजिए, किसी का चल रहा है। तो सभी प्रकार से सुधार लाने का प्रयास द्विवेदी काल में किया गया, इसीलिए जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने इसे कहा है। छायावाद, जिसे स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, ये 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक चला। इसकी बात हम छायावाद पर तो बहुत बात करने की होती है, इस पर अलग से ही बात करेंगे। फिर जो छायावादोत्तर काल है उसको 2 भागों में ये बांटते हैं, जिसमें पहला प्रगति और प्रयोग काल, जिसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रगतिवाद जो मार्क्सवादी विचारधारा को माइक बंद कर दीजिए, किसका चल रहा है? हाँ जी, चलिए, अच्छा नहीं लगता, वो रिकॉर्डेड हो जाता सारी चीज। ठीक है, प्रगतिवाद जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को आदर्श के रूप में मान करके, और जो दमित वर्ग था या शोषित वर्ग था उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है, शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव है, क्रांति का विचार वहां पर व्यक्त किया जाता है। प्रयोगवाद में आप जानते हैं कि नए नए प्रयोग किए गए, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, प्रतीकों के स्तर पर, उपमानों के स्तर पर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन के प्रतिनिधित्व में। और उसके बाद का जो काल है, जैसे नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, और बाद में जितने भी कविता आंदोलन चले, वो सब नवलेखन काल के अंतर्गत ये मानते हैं। और समय सीमाएं ये बता दी हैं, आप नोट कर लीजिएगा, आगे भी बात होती रहेगी। शुक्ल जी ने पुरानी धारा के कवि, जो पुरानी धारा जो उनका अध्याय है,
वहां पर हम बात शुरू कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर बात करने की है नहीं, लेकिन अगर आप इन रचनाकारों के नाम याद कर लेंगे तो उतना पर्याप्त रहता है। पुरानी धारा क्या है इसको समझ लेना पर्याप्त रहता है। देखिए पुरानी धारा क्या है, शुक्ल जी ऐसा कहते हैं कि आधुनिक काल में भी ऐसे अनेक कवि हैं जो ब्रज भाषा में रीतिकालीन शैली और विषय वस्तु के आधार पर कविता कर रहे थे। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा कि जो ट्रेन ब्रेक लगती है तो वो थोड़ा दूर तक चलती जाती है, तो रीतिकालीन जो शैली है, विषय वस्तु है, ब्रज भाषा है, ये थोड़ा दूर तक पहुंची है चलते हुए। तो ऐसे कवियों को या ऐसे कवियों की रचनाओं को इन्होंने पुरानी धारा में शामिल किया है। इसमें बहुत सारे कवि ऐसे भी हैं जो भारतेंदु काल के हैं और कुछ कवि ऐसे भी हैं जो द्विवेदी काल के हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उनकी उन रचनाओं को शामिल कर लिया गया है जिनमें रीतिकालीन प्रवृत्ति या मानसिकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ रचनाकारों के नाम उन्होंने बताए हैं। सेवक, जिनकी रचना वो वाग्विलास बताते हैं। रघुराज सिंह, जो कि विश्वनाथ जो थे, महाराज विश्वनाथ जो थे, जिन्होंने विनोपत्री का टीका और कबीर की बीजक की टीका लिखी, उन्हीं की परंपरा के रघुराज सिंह हैं। उन्होंने राम स्वयंवर नाम की रचना लिखी है। ये रचनाएं आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा कि इतनी सारी रचनाएं आप बता रहे हैं कौन सी करें। ठीक है, आपसे ज्यादातर ये पूछ लिए जाते हैं कि पुरानी धारा के कवियों में कौन सा कवि शामिल नहीं है, ये कौन सा कवि शामिल है। सरदार कवि है, राजा लक्ष्मण है, लक्ष्मण सिंह, जिनकी बात हम जब हम गद्य के विकास की बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। इन्होंने मेघदूत का अनुवाद किया है। लच्छीराम ब्रह्म भट्ट, ये मान सिंहाष्टक नाम की इन्होंने रचना लिखी है और ये द्विज देव को समर्पित है। ये द्विज देव का नाम मान सिंह था, आप जानते ही हैं, और इनके दरबार में ये रहा करते थे लच्छीराम। ठीक है, एक कवि ने दूसरे कवि को अपने शरण दे रखी थी, आश्रय दे रखा था, और लच्छीराम ने उनके स्तुति करते हुए रचना लिखी है। तो ये एक अद्भुत बात लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पर रख दी है आपके लिए। लाला सीताराम, जो कविताएं लिखा करते थे, नाटक भी बड़े लिखे लाला सीताराम ने, हम बात करेंगे जब हम नाटकों पर पहुंचेंगे। लेकिन ये भूप उपनाम से कविताएं भी लिखा करते थे। और रघुवंश, मेघदूत, और विशेष रूप से अगर हम बात करें कालिदास के बड़े नाटकों का अनुवाद इस काल में हमें देखने को मिलता है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी इन्होंने शामिल किया है, उनकी कुछ रचनाओं को जो प्रेम से संबंधित है, श्रृंगार से संबंधित है। प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, ये रचनाएं आप देखें, नाम से ही पता चल रहा है कि श्रृंगारिक रचनाएं होंगी। तो कुछ जो श्रृंगारिक रचनाएं ब्रजभाषा की रचनाएं हैं वो इसमें शामिल कर ली गई हैं। अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार आप जानते ही हैं, पूर्व में हम चर्चा करते आए हैं। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में उन्होंने कोई ग्रंथ तो नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तमाम उन्होंने समस्या पूर्तियां लिखी। समस्या पूर्तियां क्या होती हैं इसकी बात हम भारतेंदु काल में करेंगे, क्योंकि भारतेंदु काल के लगभग सभी कवियों ने समस्या पूर्तियां लिखी हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की पद्धति होती थी कविता लिखने की, जिसकी बात हम आगे भारतेंदु काल में करेंगे। तो समस्या पूर्तियां करने में प्रताप नारायण मिश्र बड़े विख्यात थे, तो उनकी समस्या पूर्तियों की चर्चा हुई है। ठाकुर जगमोहन, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो सभी प्रकार, जो इनकी सभी रचनाएं हैं, विशेष रूप से ये जगमोहन ऐसे रचनाकार हैं। हालांकि इनकी बात हम भारतेंदु काल में करेंगे, लेकिन इनके अंदर रीतिकाल का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है बाकी कवियों से। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी। हरियोद का रस कलश, जो कि द्विवेदी काल के कवि हैं। रस कलश बहुत बाद की रचना है, लेकिन शुक्ल जी ने इनको पुरानी काव्य धारा में या पुरानी धारा में शामिल कर लिया है। रस कलश विशेष रूप से रीति पद्धति का एक रीति ग्रंथ है, जिसे लक्षण ग्रंथ की परंपरा में हम कह सकते हैं, और रस और नायिका भेद का विवेचन किया गया है, देखिए, रीतिकालीन पद्धति पर। और पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिखने में भी इनका ही नाम आता है। लेकिन ये रस कलश है, थोड़ी सी उसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ सुधार किया गया है, रीतिकालीन पद्धति को सुधार करके लिखने का प्रयास किया गया है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। नाम याद कर लीजिएगा, ये रस कलश नाम बहुत पूछा जाता है। श्रीधर पाठक ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, हम जब द्विवेदी काल में जाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन ऋतु संहार का अनुवाद उन्होंने ब्रज भाषा में किया। ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा की हैं, बात ध्यान रखिएगा। पुरानी धारा का मतलब ब्रज भाषा में श्रृंगार और रीतिकालीन विचार, विषय वस्तु। चलिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के ही थे पूरी तरह से, जिन्होंने बिहारी रत्नाकर भी लिखा। इनकी हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, ये सभी रचनाओं को ये किसमें शामिल करते हैं, पुरानी धारा में शामिल करते हैं। हालांकि इनकी बात हम आगे भी करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि एक लाइन में निपटा दिया गुरुजी ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनकी रचना है धाराधर धावन, मेघदूत का अनुवाद इन्होंने किया है इस नाम से, ये बात भी हम बाद में करेंगे। वियोग हरि की भी कुछ रचनाओं पर हम बाद में बात करेंगे। कुछ प्रेम से संबंधित, कुछ श्रृंगार से संबंधित, कुछ रीति पद्धति की संबंधित रचनाएं हमने लिख दी हैं यहाँ पर। प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, इन रचनाओं का बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन ये जो रचनाकार हैं
इनको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन से रचनाकार ऐसे हैं जो भारतेंदु काल द्विवेदी काल में आते हैं, उसके बाद भी इनको पुरानी धारा में शामिल किया गया है रीतिकालीन कविता की प्रवृत्तियों को अपनाने के कारण, या कुछ रचनाओं में रीतिकालीन प्रवृत्तियों के दर्शन होने के कारण। तो चलिए, आज हमने एक नया बिंदु शुरू कर लिया है, आधुनिक काल, और अगली कक्षा में हम और जो जिस तरह से वर्गीकरण हमने ऊपर किया, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और बाकी अन्य जो कविताएं हैं, उन जो काव्य धाराएं हैं, उन पर हम बात करेंगे। और जब सारी काव्य धाराएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम बात करेंगे गद्य साहित्य पर। चलिए, आज की कक्षा में इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।